नमस्कार बच्चों, आज हम सैम्पलिंग कल हमने चालू करा था। आज हम सैम्पलिंग कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था कि सैम्पलिंग क्या होती है और सैम्पलिंग किस लिए की जाती है। आज हम उसके कुछ जो उद्देश्य होते हैं, कुछ पर्पस ऑफ सैम्पलिंग होते हैं, वो बात करने जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि समग्र इतने विस्तृत और विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं कि पूर्ण रूप से उसका अध्ययन करना संभव नहीं होता है। इसलिए हम छोटा सा उसका एक रूप लेके और उसका पूरे समग्र का अध्ययन करते हैं। नंबर 2, यह उच्चतम शुद्धता प्रदान करता है क्योंकि यह कम लोगों से संबद्ध होता है। हम में से अधिकतर लोगों ने अपने ब्लड सैंपल्स दिए होंगे। उसमें हम क्या करते हैं, एक प्रिक करते हैं उंगली पे और ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसके बेसिस पे पूरे शरीर में जो भी ब्लड के नमूने के तौर पे हम सैंपल लेते हैं वो हम रिजल्ट्स बताते हैं। थर्ड है, थोड़े समय में हम कंपैरेटिव इसके एनालिसिस के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आधार सामग्री संग्रह में अधिक समय लगता है और आमतौर पर कुछ आधार सामग्री को पूर्ण रूप से हाथ में आने तक अप्रचलित कर देता है। इसलिए हम सैम्पलिंग का जो मेथड है वो काम में लेते हैं। नंबर 4, अन्वेषकों की आवश्यकताओं के रूप में प्रतिदर्शन अधिक सुगम होता है क्योंकि इसमें लक्षित समग्र जन के एक छोटे अंश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि ये कम खर्चीला होता है क्योंकि इसमें थोड़े लोग होते हैं। बड़े जनसमूह को शामिल करने में बड़ी संख्या में साक्षात्कारकर्ताओं को लगाना पड़ेगा जिससे सर्वेक्षण की कुल लागत भी बढ़ जाती है। और अंत में अनेक अनुसंधान परियोजनाओं में विशेष रूप से वे जो गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के लिए होते हैं, कई मदों को जिनका परीक्षण होना है नष्ट करना पड़ता है। यदि बिजली के बल्बों का निर्माता यह जानना चाहे कि क्या प्रत्येक बल्ब एक मानक से गुजरा है तो परीक्षण के बाद कोई भी उत्पाद शेष नहीं बचेगा। तो ये कुछ एक उद्देश्य सैम्पलिंग के हैं। अब हम बात करते हैं क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस सैम्पलिंग के हैं। सबसे पहले, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैले लोगों का अध्ययन संभव नहीं है। सैम्पलिंग उनकी संख्या कम कर देता है। नंबर 2, यह धन और समय दोनों की बचत करता है। नंबर 3, यह इकाइयों को नष्ट होने से बचाता है, जो भी यूनिट्स हैं। नंबर 4, यह अधिक उत्तर दर प्राप्त करता है। नंबर 5, यह आधार सामग्री की परिशुद्धता में वृद्धि करता है। नंबर 6, प्रतिदर्शन में उत्तरदाताओं से अधिक सहयोग मिलता है, ज़्यादा लोग कोऑपरेट करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, सैम्पलिंग में कम संख्या होने से साक्षात्कारकर्ताओं का निरीक्षण आसान होता है और समग्र जन के अध्ययन में बड़ी संख्या में साक्षात्कारकर्ताओं का निरीक्षण कठिन होता है। और लास्टली, सैम्पलिंग में अनुसंधानकर्ता लोगों में अपनी छवि को निम्न आधार पर रख सकता है। तो ये कुछ एक प्रतिदर्शन के लाभ हैं या एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग हैं जिनको हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक जो की टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं सैम्पलिंग में, महत्वपूर्ण शब्दावली आप कह सकते हैं। सैम्पलिंग में कुछ मूल शब्दों या अवधारणाओं को एक अनुसंधान परियोजना का उदाहरण लेके समझा जा सकता है।
जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति चेतना। अब ये हमने एक अवधारणा ले ली, माना कि ये अध्ययन हम एक किसी गांव में कर रहे हैं जो कि 15-20 किलोमीटर शहर से दूर है, और यह अध्ययन केवल मैरिड, अनमैरिड, विडो महिलाएं जो कि मान लीजिए 20 साल से 50 साल की हों, उन तक हम कन्फाइन रखेंगे। और जिस गांव को ले रहे हैं उसकी जनसंख्या जो है वो भी 5000 है, और उसमें मान लीजिए 2000 औरतें हैं, और इन औरतों में से कितने परसेंट एक पर्टिकुलर आयु वर्ग की हैं और कितने परसेंट दूसरे आयु वर्ग की हैं, और कितनी मैरिड हैं, कितनी अनमैरिड हैं, कितनी विडो हैं, ये हम अलग अलग चर बना लेते हैं। जबकि विश्लेषण के उद्देश्य से चयनित चर शिक्षा स्तर, धर्म, पारिवारिक संरचना और परिवार की आय ये हो सकती है। अब क्या हमको टर्म्स देखनी है? सबसे पहले हमने कल भी बात की थी यूनिवर्स या पॉपुलेशन या समग्र, जिसे हम कहते हैं समग्र जन, समस्त इकाइयों का योग या कुल जोड़ जो हम कहते हैं उसको समग्र कहते हैं, जो टोटल नंबर जिसे कहते हैं, है ना। मान लीजिए हमने कहा कि इसमें 2000 औरतें हैं गांव में, तो वो हो गया हमारा यूनिवर्स या टोटल पॉपुलेशन। अध्ययन की जनसंख्या तत्वों का वह योग होता है जिसमें से प्रतिदर्श का वास्तव में चयन किया जाता है। ये हो गया यूनिवर्स। अब है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब प्रतिदर्शन। प्रतिदर्श कुल समग्र जन का एक अंश होता है। जो सैम्पलिंग क्या होती है वो क्या होता है? एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन होता है। उसके बाद होता है एक सैम्पलिंग एलिमेंट, प्रतिदर्शन के घटक। समग्र जन की प्रत्येक इकाई, चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, समूह हो, जिसके विषय में जानकारी एकत्र की जानी है, वो प्रतिदर्शन का घटक कहलाता है। मान लीजिए अभी हमने ये एज ग्रुप लिया था कि 20 से 50 वर्ष की मैरिड, अनमैरिड, विडो, ये महिलाएं जो हैं वो सैम्पलिंग एलिमेंट हमारा बनाएंगी। उसके बाद होता है बच्चों सैम्पलिंग यूनिट या प्रतिदर्शन की इकाई। यह प्रतिदर्श के में आधार सामग्री के विश्लेषण या चुनाव के लिए या तो एकाकी सदस्य घटक या सदस्यों का समूह का होता है। मान लीजिए रेल विभाग यात्रियों का प्रतिदर्श लेना चाहता है जिन्होंने एक सप्ताह में कोई विशेष गाड़ी में आरक्षण के लिए आवेदन पत्र भरा है। तब यात्रियों की पूर्ण सूची में से प्रति 10वां यात्री लिया जा सकता है। इस मामले में प्रतिदर्श की इकाई व घटक एक ही होंगे, है ना। हर 10वां जना जिसने ये करा है आरक्षण, मतलब रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करा है, उसका नाम हम ले लेते हैं और ये सैम्पलिंग यूनिट बन जाएगा। उसके बाद सैम्पलिंग फ्रेम, यह सभी इकाइयों या घटकों की पूर्ण सूची होती है जिससे प्रतिदर्श लिया जाता है। जैसे अभी इलेक्शन हुआ है तो मतदाता सूची है, या अभी कोविड के ये वैक्सीनेशन हो रहा है तो अस्पताल में सभी वार्डों के सभी रोगियों की सूची हो सकती है, या कॉलेज में भी स्टूडेंट्स की सूची हो सकती है। और इसके बाद हम बात करते हैं टारगेट पॉपुलेशन, है ना। अनुसंधानकर्ता लक्षित समग्र जन वह है जिस पर सामान्यीकरण करना चाहता है। मतलब जो भी हमारी
टारगेट पॉपुलेशन मतलब जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन हो गया या लक्षित समग्र जन हो गया। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं की टर्म्स हैं जो कि सैम्पलिंग में बार बार काम में आती हैं। धन्यवाद।